सभी उठाया हुआ यह लड़का कैसा? प्रत्याश में भी आया मैंने ऊपर मेरे जीवन में यह लड़का मेरे साथ नहीं कर सकती। वो विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्र समय साफ रह करके राम अब इस घर गृहस्थी के गाड़ी को तुम्हें क्या अकेले को खींचना है? बहुत तकलीफ होती, शरीर में बुखार सा रहता है, हरारत से रहती है शरीर। अपना दुख सुख किसी के साथ बांटे, किसी के साथ बोले, ऐसा कोई भी नहीं मेरे पास। मैं अपने आप में अकेले से ही ऐसे संवाद करती हूँ। आज पता नहीं क्यों साहब की बड़ी याद आ रहा है, उनको देखने का बड़ा मन कर रहा है। पता नहीं क्यों बड़ी याद आ रही साहब की। ये आवाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुनिए ये आवाज बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद। ये घोषणा है, ये घोषणा है कि साहब आ रहे। सुना आपने? बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद। मेरे साहब आ रहे। साहब आए तो मानो उनके गुण से आसमान फिर से भर उठता है। उनके राजस्वरूप से मेरी नजरें सुना आपने? बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद। मेरे साहब आ रहे, मेरे साहब आ रहे। ये पहले क्या है? साहब सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहे। तब एक बार उस राज से घूम के जी भर के दर्शन करूं, ऐसा लगा। सुना आपने? ये घोषणा है बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद। मेरे साहब आ रहे, मेरे साहब आ रहे। साहब अभी तक वो चर्चा नहीं आया और वो घोषणा वो भी बंद हो गई। साहब नहीं आए, मेरे मन का भ्रम खाए, मेरे मन का भाव, मेरे मन का खेल। ऐसा ही खेल मैं बचपन में भी खेला करती थी। वो खेला बनाने मेरा बाप वर्णन लाऊंगा। मेरी माँ रखना, मेरा बाप गोदी में काम करता था, बोझ होता था, हमारी करता था। मेरी माँ गोबर बीनती, उपलिया बनाती और बाकी घर गृहस्थी का अपना काम करती। मैं भी अपनी छोटी छोटी हाथों से छोटी छोटी उपलिया बनाकर माँ की मदद करती। लेकिन मेरी ये बात मेरे बाप को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बड़ा डांटता था वो, कहता था रखमा, अरे मेरी ये राजस्व बेटी राजा की रानी बनकर रहेगी, तू क्यों इससे गंदे कामों में हाथ बटाती है? गोबर बीनना, उपलिया बनाना ये मेरे रानी का काम नहीं है। इस पर मेरी माँ हंसती, बाप को समझाती, धनी रानी बड़ी जिद्दी रहती है, बहुत समझाती हूँ मैं उससे, पर कहती माँ मेरे इस काम से तुझे थोड़ा सहयोग मिलेगा, बड़ी जिद्दी लड़की है ये, कितना भी समझाओ लेकिन नहीं मानती। इस पर मेरा बात कहता ना रखना, देखना मेरी ये सुंदर सी बेटी एक दिन राजा की रानी बनकर रहेगी, तो उसके पति की चिट्ठी पत्थर आई तो उसे पढ़ना लिखना जानना चाहिए, मैं रानी को पढ़ाऊंगा। इस पर मेरी माँ हंसती, बाप को कहती, धनी रानी लड़की जात को क्या करना चाहिए पढ़ना लिखना जानकर?
शादी ब्याह करके अपने ही घर चली जाएगी अपनी गृहस्थी संभालने के लिए। क्या करेगी ये पढ़ लिख कर? इस पर मेरा बाप कहता, न रखना ना, देखा उस पुणे में फूले बाबा ने निकाली है लड़कियों की पाठशाला, जाती है लड़कियां वहां पढ़ने लिखने। तू भी देखना, मेरी बेरामी राजा की रानी बनकर रहेगी तो इसे भी मैं पढ़ाऊंगा। मेरा बाप बहुत प्यार करता था मुझे, बड़ी जान छिड़कता था मुझे। बाप के इस तरह कैसे मुझे भी लगता मैं भी पढ़ूं लिखूं। घर में मैं सबसे बड़ी, मेरी बाप मेरी छोटी बहन गौरा उसका नाम, और उसके बाद बड़ी मन्नतों से हुआ मेरा भाई शंकर। शंकर के रूप में धोत्रे खान लंदन बोलते वक्त तो मिला, लेकिन मेरी मां का जीवन हमेशा के लिए उठ गया। लगातार होने वाली प्रसव से दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर बहुत दुख भरे दिन थे। माँ के मरने के बाद मेरा मामा आया बम्बई से, उसने नहीं रखा हमें बुलंदी, वो ले आया हमें बम्बई। जब बम्बई आए तब 4 दिन कुछ सुख के नसीब थे। मेरी जिंदगी ऐसी, 4 दिन सुख के 4 दिन दुख के, एक आंख में आंसू तो दूसरे आंख में आंसू। कभी कभी लगता मानो साहब के जीवन में मैं सिर्फ संघर्ष की ही भागीदारी रही। इसमें स्वार्थ नहीं है तो साथ अभिमान। बम्बई आई और थोड़े दिन में घर में मेरे ब्याह की चर्चा होने लगी। कोई भी किसी भी स्त्री के जीवन का सबसे आनंद होता है उसकी शादी, उसका ब्याह। और जिसका पति ये केवल देश का ही नहीं तो पूरे विश्व में महान विद्वान ऐसा मिला, ऐसा भाग्य मुझे मिला। मेरे जैसे भाग्यवती नहीं।
तब मैं थी 9 साल। अब साहब ने हाल ही में मैट्रिक की परीक्षा दी। हमारी शादी हुई बम्बई के भाईखला के बाजार में। मानो आसमान से बारिश हो रही, सभी और मछली की सड़ाह बू आ रही। शाम को बाजार इकट्ठे के बाद में हमारा हुआ शुभ मंगल। सभी तरफ मछली की सड़ाह बू और पैरों के नीचे से गंदा पानी बह रहा था। ऊपर से बरसात भी हो रही थी। और तभी रोक रही थी अम्बेडकर बन के। मैं अम्बेडकर के घर गई तो मामा जी ससुर जी ने मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली। मुझे एक तरफा बुलाकर कहा, सुन भाई देखो, आपकी वजह से भीमा की शिक्षा खंडित नहीं होनी चाहिए। भीमा की शिक्षा आपकी वजह से बिल्कुल भी बंद नहीं होनी चाहिए। उसकी शिक्षा जारी रहनी चाहिए। मैंने भी कहा मामा जी से, कहा मामा जी मैं आपको वचन देती हूँ, जब तक रमा की जान में जान है तब तक साहब की शिक्षा जारी रहेगी। ये रमा आपको वचन देती है, जब तक रमा की जान में जान है साहब की शिक्षा कभी भी खंडित नहीं हो पाएगी। घर में ससुर जी का मिलिटरी का अनुशासन, उनके अनुशासन में मुझे घर गृहस्थी संभालने का मौका मिला। बड़े प्यार करते थे मुझको ससुर जी। उनकी वजह से हमारे हिमालय के संसार की गृहस्थी आगे चलने लगी। घर में खाने वाले लोग ज्यादा, कमाई कम, बहुत तंगी चल रही थी। घर में पैसों की किल्लत हो रही थी। साहब घर की सारी स्थिति जानते थे। तभी उन्हें बड़ौदा सरकार का बुलावा आया नौकरी का। साहब ने सोचा बड़ौदा जाएंगे, नौकरी करेंगे, 4 पैसे कमाएंगे, घर में खर्च करेंगे। लेकिन मामा जी को ये सारी बातें नहीं पसंद थी। उन्हें नहीं लगता था कि नौकरी के लिए 4 पैसों की वजह से साहब अपनी शिक्षा छोड़ देते। लेकिन साहब भी बड़ी थी, हट करके चले गए बड़ौदा। मैंने जैसे तैसे समझाया मामा जी को, समझाया मामा जी देखिए साहब नौकरी करके भी अपनी शिक्षा जारी रखेंगे, अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी खंडित नहीं करेंगे। वो मैंने बहुत समझाने की कोशिश की मामा जी को, लेकिन इधर साहब का पाँव बाहर पड़ा और मामा जी ने बिस्तर पकड़ लिया। दिन ब दिन उनकी तबीयत गिरती गई। लेकिन भगवान के नाम से साहब के नाम का व्रत ले लेकर वो एक दिन जी रहे थे। हम घबरा गए। घबराकर साहब को बड़ौदा तार करके वापस बुला लिया। लगा मानो केवल साहब के दर्शन के लिए ही मामा जी ने अपने प्राण रोक रखे थे। साहब आए बड़े प्यार से, बड़े मनोहार से। मामा जी ने उनके सर पर से हाथ फेरा और फिर से एक बार इस बड़ी दुनिया में साहब जैसी बड़ी जिम्मेदारी डालकर मामा जी इस रमा को अनाथ करके चले गए। साहब की जैसी बड़ी जिम्मेदारी उस पर डालकर धूप छाव का रंग लेकर जिंदगी एक दिन आगे बढ़े। तभी एक दिन साहब के गुरुजी आए, केरोस्कर गुरुजी। उन्होंने कहा, सुन भाई सुनो, एक बड़ी आनंद की बात है। साहब को अमेरिका जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिष्यवृत्ति मिल गई है। ऐसा मौका बार बार अपनी जिंदगी में नहीं आता बेटी, जाने दो साहब को, पढ़ने दो। फिर से ऐसा मौका जिंदगी में आए ना आए, देखो ये मौका बहुत सुनहरा मौका है। ऐसा मौका बार बार जिंदगी में नहीं आता, जाने दो साहब को अमेरिका। गुरुजी ने सुना और मुझ पर मानो आसमान ही गिर पड़ा। साहब हमें छोड़कर 7 समंदर पार जाएंगे उच्च शिक्षा के लिए। घर में कमाएगा कौन, खाएंगे क्या? ये गृहस्थी का कारण मैं कैसे आपके लिए
लेकिन तभी ससुर जी को दिए हुए वचनों की याद आई और गुरु जी से कहा, गुरु जी जाने दीजिए साहब को पढ़ना, जितना पढ़ेंगे पढ़ने दीजिए उतना, मैं संभालूंगी सब। साहब कहे, जाते समय कह करके राहुल, इस घर गृहस्थी के गाड़ी को तुम्ही को अकेली को खींचना है। अब कैसे साहब के बड़े बड़े पत्र आते थे। मेरा दादा शंकर मुझे पढ़कर सुनाया करता था। साहब लिखते, रामन अमेरिका ये बहुत बड़ा देश, यहाँ है बहुत ऊंची ऊंची इमारतें और है उतने ही बड़े दिल वाले लोग। यहाँ कोई मुझे मेरा अपमान नहीं करता, कोई मुझे अछूत कहके मेरा उपहास नहीं करता। साहब बहुत बड़े मैं अनाड़ी, मुझे कुछ समझता था कुछ नहीं समझता था। मैं दादा को पूछती, दादा अरे साहब को गोभी की चटनी और कट की आमली बहुत पसंद है, उसे उन्हें मिलती होंगी क्या वहां अमेरिका में? दादा हंसता था, कहता था भयो तू पागल है क्या, साहब क्या लिख रहे, तू क्या पढ़ रही और क्या सुन रही, बैठी लेकर अपनी गोभी की चटनी और कट की आमली लेकर वापिस आऊंगा करके साहब का पत्र है। 7 समंदर पार से बहुत बड़ी शिक्षा लेकर खूब विद्वान बनकर साहब अपने घर लौट आ रहे थे। अपने घर उस राज्य से मुख के जी भर के दर्शन होने वाले थे। साहब आने की खुशी में सारा घर मानो आनंद से भर उठा। साहब के स्वागत की सारी तैयारियां की, सारे घर की दीपावली की, साहब को पसंद जो जो चीजें पसंद है वो सब बनाने के लिए सामान आकर रख दिया घर में। और एक साहब के राह देख रहे थे। साहब आने का दिन आ गया। आज साहब अपने घर आ रहे थे, खूब विद्वान बनकर। साहब आने की खुशी में हम सारे लोग अंदर बाहर कर रहे थे। बड़े आंखों में प्राण लिए साहब की राह देख रहे थे। तभी समाचार पत्र में वो खबर छपकर आई। जिस बोर्ड से साहब आ रहे थे वो बोर्ड जर्मन पांडुलियों ने एक क्षण क्या हो रहा था समझ में नहीं आ रहा था। साहब इसलिए आंखों में प्राण लेकर साहब की राह देख रहे थे। तभी समाचार पत्र में छपी हुई वो समाचार ये वार्ता सच थी या झूठ, उस पर विश्वास रखूं या ना रखूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पल भर में मानो खुशी से भरा हुआ घर मातम ने बदल दिया। अखबार में छपी हुई वो खबर सच में सही थी या झूठ, उस पर विश्वास रखूं या ना रखूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आंखों में प्राण लेकर साहब के राह देख रहे थे। तभी वो खबर सच थी या झूठ। लेकिन तभी वो बोर्ड चुकने की वजह से दूसरे बोर्ड से सलामती से वापस आ रहा हूँ। साहब की तार और हम साहब आए उनके राज मुख से मेरी नजरें नहीं हटती थी। साहब आए तो लगा मानो सारा घर मिल गया। साहब आने के बाद मैंने साहब से पूछा, मैं कहा साहब आप इतने पढ़ लिख कर आए हो, इतनी विद्वत्ता है आपके पास, यदि साहब आने के बाद 4 पैसे कमाएंगे, 4 पैसे कमाकर घर गृहस्थी संभालेंगे, मैं भी 4 औरतों जैसे अच्छे कपड़े लत्ते जमा करूंगी, बर्तन भांडे जमा करूंगी और अपनी गृहस्थी अच्छे से सजाऊंगी, बड़ा मन कर रहा था। साहब के पास ये सारा कुछ बोल बैठी तो साहब हंसने लगे।
मुझे कहने लगे, रामू, अरे मैं पढ़ा, मैं लिखा और मेरी विद्वत्ता का फायदा लेकर यदि मैंने 4 पैसे की कमाई करने के लिए कुछ नौकरी पकड़ ली तो उसमें मैं खाली तेरा ही समाधान कर पाऊंगा। लेकिन क्या तुझे नहीं लगता मेरी विद्वत्ता का फायदा, मेरी शिक्षा का फायदा मेरी राह देख रहे मेरे करोड़ों भाई बंधु को होगा? यदि मैंने मेरी पढ़ाई का फायदा उठाकर 4 पैसे की कमाई करके 4 पैसे कमाए तो उसमें से मैं सिर्फ तेरा समाधान करूंगा, लेकिन मेरे इन करोड़ों भाई बंधुओं के समाधान में क्या तू समाधानी नहीं हो पाएगी? साहब बहुत बड़े बड़े शब्द बोलते थे, मैं मेरे कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ समझ में आता था, लेकिन मन ने एक बात जरूर ठानी, मन में ठान ली, मेरे साथ आम आदमियों जैसे नहीं है, मेरे साथ सामान्य जनों जैसे सामान्य जीवन जीने वाले नहीं है, मेरे साथ आम आदमियों से परे है। उनके सपने, उनकी अपेक्षाएं ये 4 लोगों से बहुत भिन्न है। इसलिए साहब के हाँ में हाँ मिलाना, उनके नाम में नाम मिलाना, यही सिखा लिया इस अनाड़ी रवाना। साहब एक एक करके शिक्षा का दर चढ़ते गए और मैं घर गृहस्थी के गाड़े को आगे खींचते चली। घर गृहस्थी के गाड़े को खींचने के लिए मुझे मेरी माँ ने सिखाया हुआ वही हुनर काम में आया, उपलियां बनाने का। 4 औरतें जमती, मेरा उपहास करती, हंसी उड़ाती, कहती, ये औरत देखो, इसका आदमी विदेश गया है उच्च शिक्षा के लिए और ये गोबर बिनती, उपलियां बनाती। मैं कहती, साहब की गृहस्थी बड़े विश्वास से कुछ पर डाली गई, उनकी गृहस्थी संभालने के लिए मैं गोबर बिनकर उपलियां बनाती हूँ, उनकी गृहस्थी संभालती हूँ, उसमें गंदा काम क्या करना? साहब का विश्वास ही बरकरार रखती हूँ ना। 4 औरतों के उपवास से बचने के लिए सुबह तड़के उठते ही गोबर बिनती, उपलियां बनाती, लेकिन बहुत तकलीफ होती, शरीर में बुखार रहता था, मुझसे काम नहीं हो रहा था। मेरी बहन गौरा वो भी काम करती थी, मेरा दादा भाई सर बिना बाकी बेचना था और उस पर ही जैसे तैसे चल रही थी गृहस्थी की गाड़ी। घर में खाने को नहीं होता था, बच्चों बनिया सामान भी दे रहा था, दूध वाला दूध डाल तो मेरी जेठानी लक्ष्मण पानी में आटा बच्चों को दूध बनाकर पिलाती थी। जिंदगी बिताने की बात है, तभी मेरा गंगाधर बहुत बीमार पड़ा। 2 दिन से मछली की तरह तड़प रहा था वो, गंगाधर की तरफ देखी नहीं हुई से उसे हाथ में उठाकर डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर साहब मेरा बेटा देखिए बड़ी बुरी तरह से तड़प रहा है, वो उसकी तरफ मुझसे देखी नहीं जाती। सिर्फ एक बार मेरे बच्चे को हाथ लगा कर देखिए, सिर्फ एक बार उसका इलाज कीजिए, वो पूरी तरह से तड़प रहा है। डॉक्टर अड़ गए, उन्होंने कहा, भाई पहले पिछले पैसे डालो इलाज के लिए, तभी हाथ लगाऊंगा बच्चे को। पास में पैसा नहीं था, पूरी तरह से तड़प रहा था गंगाधर, उसकी तरफ देखी नहीं गई।
करके 4 बच्चों को मिट्टी में दफना करवाया हम दोनों। बच्चा सिर्फ यशवंता, वो भी तबीयत जहर से पहले साहब आए और साल भर में हमारे घर में एक रत्न ने जन्म लिया। सांप का कलर चेहरा था, बिल्कुल सांप जैसे दिखता था। सब लोग प्यार करते थे उससे, बड़े प्यार से उसका नाम रखा राजरत्न। लेकिन गंगाधर जैसे राजरत्न नहीं रहा हमारे पास। तो 2.5 साल का था, निमोनिया से गंगाधर जैसे वो भी छोड़कर चला गया। राजरत्न के मरने के बाद साहब को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपना सारा ध्यान इस समाज को दिया। समाज पर पुत्रवत माया करने लगे साहब। समाज की ओर से भी बहुत प्यार मिला, खूब सम्मान मिला, खूब आदर मिला। उस प्यार से, उस सम्मान से साहब से बाबा साहब कैसे हो गए, और मैं रमा से रमाई कैसे बन गई, ये समझ न पाई। ये